स्टोरी स्टार्ट होती है। यह वही है जो पिता हमेशा हमारे नायक से कहते थे। इसका मतलब यह है कि वह नहीं चाहते थे कि वह किसी भी चीज की इच्छा रखें और हमेशा अपने बड़े भाई की छाया बने रहें। हमारा नायक जमीन पर गिर जाता है और चारों ओर सैनिक होते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने सारे शूरवीरों के खिलाफ एक व्यक्ति के लिए यह संभव है। एक लंबे बालों वाले व्यक्ति का कहना है कि उस व्यक्ति के भाई चेने लीक्स से यह अपेक्षित था, जो उसके पूछने पर मुड़ी हुई मुस्कान का उपयोग करता है उसे भेजने के लिए। डेडर के हाथ में वह जानना चाहता है कि क्या यह सम्राट था। बोरिस कहता है कि वह धुंध घृणित है और वह धुंध समूह से एक हत्यारा है, विधर्मियों के साथ मित्रता के लिए। चेन उसे यहां से जीवित निकलने की कोशिश करने के लिए शुभकामनाएं देता है, लेकिन बोरिस उसे बताता है कि उसने पहले से ही इस जगह पर 9 सितारों की बाधा लगा दी है। नायक जानता है कि उसे वहां से बाहर निकलना होगा। तत्काल पता लगाएं कि उसके भाई के साथ घटना किसने की। बोरिस को यह बताते हुए कि वह अपने द्वारा उठाए गए किसी भी अवरोध को तोड़ देगा जब अचानक कोई कहता है कि बहुत हो गया सियान। चेयन चौंक गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने पिता की बातों को याद करके क्या कहे। परंतु तेरे घर और तेरे भाई एशुल के लिए घर की सफलता एशुल की सफलता पर निर्भर करती है। चेयने को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे का आदमी उसका भाई ही निकला। यह उसके घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि एशुल कहता है कि वह सोच रहा होगा कि वह वहां क्यों है। भाई पास आता है और चेन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। एशुल का कहना है कि उन्होंने अब तक अपना काम बहुत अच्छे से किया है, परंतु इस घर के लिए और अपने भाई के लिए वह उसे पापों से छुड़ाएगा। चेयन समझ नहीं पा रहा है कि उसने क्या गलत किया। अपनी गलती को देखते हुए एशुल कहता है कि यह घृणित है और बहुत समय पहले वह इंसान नहीं था। वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह सभी को धोखा दे रहा है। चेयन उन शब्दों के बारे में सोचता है और अपना दिमाग खो देता है जब वह कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। साम्राज्य के सिंहासन के साथ कठिनाइयां, राक्षस राजा की सेना का दमन, महाद्वीप एकीकरण, युद्ध। उसने अपने भाई को वह सब जीतने में और उसके पास जो कुछ भी है उसे जीतने में मदद की। वह यह कहते हुए जमीन पर मुक्का मारता है कि उसे जो जीवन मिला है वह इस व्यक्ति को समर्पित है। लेकिन अब इतनी दूर आने के बाद उन्हीं ने उसे फेंक दिया, जब उन्होंने 20 साल तक कुत्ते की तरह काम किया। चेयन का कहना है कि भले ही उसका शरीर टूट जाए, लेकिन वह इस समय वह सब कुछ करेगा जो उसके पास है। चेयने उसे मार सकता है। सैनिकों को उसके पास अभी भी मौजूद मैना पर संदेह है। रूपांतरित चियेन का कहना है कि उसका भाई शर्मनाक है, एकमात्र नायक होना और परिवार के एक सदस्य को मारने की कोशिश करना। एशुल गुस्से से देखता है और चेन इसके लिए तैयार हो जाती है। उसका आसानी से अपना बचाव करना यह भी बताता है कि उसे केवल एक हमले की जरूरत है। वह एक अवसर देखता है और प्रहार के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक अवरोध से टकराता है। लड़ाई आमने सामने की नहीं है और बोरिस एशुल की रक्षा कर रहे हैं। चेयने के पेट पर प्रहार करने के लिए इसका फायदा कौन उठाता है? अपने पेट में तलवार के साथ वह कहता है कि उसने उसे आसानी से जाने देने के बारे में सोचा और अंत में उसने वास्तव में स्याह पक्ष दिखाया। यह सचमुच राहत की बात है कि उसने उस पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया। वह तलवार निकालता है, चेयने को लात मारता है और एक समूह के साथ निकल जाता है। फॉलन चेन को लगता है कि यह एक हास्यास्पद अंत है। ऐसे मरने का कोई मतलब नहीं है। एक क्षण से दूसरे क्षण तक वह एशुल पर फिर से हमला करता है, उसे मरने को कहता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। लेकिन प्रकाश का एक विस्फोट उसके शरीर में फैल गया। एक आवाज एक युवा गुरु को बुलाती है और एक लड़का बिस्तर पर पसीने से लथपथ उठता है। उन्होंने पूछा कि वह कितनी देर तक सोएगा और चेये ने पूछती है कि क्या यह एमिली है। उसे देखकर उसे लगता है कि उन्हें मिले हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन वह उसी दिन उठाती है जिस दिन वह उससे मिली थी। वह उस कमरे को उसी कमरे के रूप में पहचानता है जिसमें वह बचपन में रहता था और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह उस समय में लौट आया है जब वह बच्चा था। एमिली उससे कहती है कि बिस्तर खराब करना बंद करो और प्रशिक्षण के लिए जाओ, और चेयने को आश्चर्य होता है कि वह किस प्रशिक्षण के बारे में बात कर रही है। यह कहते हुए कि वह वर्ड फैमिली डची में वापस आ गया है, उसे यकीन है कि यह अतीत है, शायद वे यादें हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह याद है।
ये 27 साल पहले 1 मार्च की बात है, अकादमी में प्रवेश करने से 1 साल पहले। प्रत्येक माह की शुरुआत में जनता के लिए एक खुली प्रशिक्षण लड़ाई होती थी। उनके पिता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनका प्रतिद्वंद्वी क्रैनसेवर्ट नाम का एक लड़का था, एक भाई जो दूसरी मां से पैदा हुआ था। लेकिन उसकी उम्र ही क्या थी। उनकी मां मार्गरेट ड्यूक की आधिकारिक पत्नी थीं। इस वजह से उनके बेटे को ज्यादा तवज्जो मिली। नाजायज पत्नी का बेटा होने के कारण शिन को उस दिन अपमानित होना पड़ा, और तभी उनके पिता ने उनसे कहा कि कुछ मत करो और हार मान लो। एमिली पूछती है कि वह हार क्यों नहीं मानता, जबकि चेन अब कहता है कि वह जल्द ही जीतने वाला है। लेकिन वह झिझकता है जब उसे पता चलता है कि एक साधारण पतली तलवार इस शरीर के लिए बेहद भारी है। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना या स्मृति नहीं है। लेकिन उसने इस तरह के जादू के बारे में नहीं सुना था, और आश्चर्य होता है कि क्या वह सचमुच समय में पीछे चला गया। क्रेनसे का कहना है कि यह अविश्वसनीय है कि वह भागा नहीं, और जब चेन अपने पिता की ओर देखता है तो वह उसे शुरू करने के लिए कहता है। भाई ऊपर जाकर पूछता है कि वह कहाँ देख रहा है, और स्पष्ट रूप से उन्हें विश्वास है कि यह आसान होगा। लेकिन चेने को आश्चर्य है कि वह इतना धीमा क्यों है। एक कदम किनारे की ओर बढ़ता है और भाई हवा काट देता है। क्रेनसे का कहना है कि वह कायर है और एक और हमला करने के लिए आता है, लेकिन वह हाथ पर एक ऐसा वार करता है जिससे उसकी तलवार गिर जाती है। पिंडली पर एक लात और वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। मां लड़के को बुलाती है, जबकि पिता दिलचस्पी लेता है। जब चेन को पता चला कि अगर उसने ब्लेड को उसकी गर्दन पर रख दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसे जमीन पर ही रहने दिया। लेकिन उसे याद है कि अतीत में इस आदमी ने उसे परेशान किया था, और अकादमी में भी बदमाशी जारी रही। इसलिए अब उसे खत्म करना होगा ताकि वह दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में न सोचे। उसे मिले इस दूसरे जीवन में वह अपने लिए जेरी जिएगा। क्रैंस की पूरी तरह से हार के साथ लड़ाई समाप्त हो गई। उस आदमी ने योजनाएं स्थगित कर दीं क्योंकि वह सायन से बात करना चाहता था, और यहां तक कि उस पर नजर रखने के लिए अपने लिए काम करने वाले शूरवीरों में से एक को भी नियुक्त किया। गलियारे में वह क्रैंस की मां को देखता है और आश्वस्त हो जाता है कि वह अस्पताल से वापस आ गई है। शरारती मुस्कान के साथ चेने पूछती है कि क्या उसका बेटा ठीक है। रानी, वह कहती है कि उसने अपने भाई के साथ जो किया उसके बाद यह कहना बेशर्मी है। चेने ने यह कहते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया कि प्रशिक्षण में ऐसा होना सामान्य बात है। डचेस का कहना है कि इसीलिए आप नाजायज बच्चों से बात नहीं करते। गंदी मां, गंदी बच्ची, और उसे सड़कों से कचरा उठाते रहना चाहिए था। चेन पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है कि क्या उसे मार देना चाहिए, लेकिन वह यह याद करके मुस्कुराता है कि वह जानता है कि उसे धीरे धीरे कैसे पीड़ित करना है, और उसे बताता है कि वह क्रांच के समान अकादमी में प्रवेश करेगा। और वह पूछती है कि इससे उसका क्या मतलब है। वह जानना चाहता है कि क्या उसे अपने बेटे और उसकी ग्रेजुएशन की परवाह नहीं है। वह भौहें चढ़ा लेती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है, और पूछती है कि उसने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कैसे की। लेकिन गार्ड चेने की रक्षा करता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन ड्यूक लड़कों को बुलाता है ताकि वे वहां रुक न सकें। वह डचेस को घूरता है और उससे कहता है कि वे जा रहे हैं। वह बंद चेहरे के साथ रहती है, लेकिन उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और चेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता है कि ड्यूक का आदेश पूर्ण है, और उस रात उसकी रक्षा करने का आदेश था। उत्साह में पिता उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। चेयन प्रवेश करती है और अपना परिचय देती है, जबकि वह सोचता है कि आखिरी बार वह इस आदमी से 15 साल पहले इसी तरह मिला था। ड्यूक वालेस ने उसे बैठने के लिए कहा। लोग उसे महाद्वीप का रक्षक कहते हैं, जो अपनी जादुई शक्ति और सैन्य रणनीतियों से राक्षसों के हमले को रोकता है। भले ही राक्षस की पूरी सेना उसे मारने के लिए आई हो, वह केवल इस महाद्वीप के लिए शांति चाहता था। लेकिन चेन की यादों में वह ऐसा ही था। तो मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करने और एक प्रशंसनीय व्यक्ति बनने के लिए समर्पित कर दिया। वालिस का कहना है कि पहली बात यह है कि उसने देखा कि उसने तलवार देखी और चकमा दे गया। चेन भ्रमित है, लेकिन वालिस का कहना है कि जब क्रांज ने उस पर हमला किया तो उसने तलवार के प्रक्षेप पथ को आसानी से देखा और उससे बचने के लिए अपनी तरफ मुड़ लिया, और पूछा कि उसने इस तरह की बाड़ लगाना कब सीखा। चेन इस बात से प्रभावित है कि वह कितना चौकस है, और कहता है कि उसने इसे अपने दम पर सीखा है। वालिस का कहना है कि जहां तक वह जानता है, चेने को तलवारबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या वह अपने कौशल को छिपा रहा था।
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वह बहुत अधिक खड़ा नहीं होना चाहता था, जबकि वालेस का कहना है कि यह आश्चर्यजनक है कि उसने क्रांज को इस तरह अभिनय करते हुए भी हरा दिया। लेकिन वह रुक जाता है और फिर पूछता है कि आखिर उसने अपने भाई को इस तरह क्यों मारा। चेन सोचता है कि क्या वह मुझे किसी मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचान रहा है, और फिर कहता है कि वह कुछ साबित करना चाहता था। वालेस पूछता है कि वह क्या साबित करना चाहता है। हमारा हीरो कहता है कि आप जानते हैं कि वह एक भाई है। वह साबित करना चाहता था कि वह क्रांज से बेहतर है। पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इतना सीधा और स्पष्ट उत्तर मिलना आश्चर्यजनक है। उन्हें उम्मीद है कि चेने एक दिन एशेल की मजबूत सहयोगी बनेगी। एशेल नाम हमारे नायक को डराता है, जो सोचता है कि वह उस आदमी का सहयोगी क्यों बनना चाहेगा। अंत में एशेल के प्रति उसके पिता का जुनून बिल्कुल भी नहीं बदला। वह बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और वालिस कहता है कि कोई पुरस्कार समारोह नहीं है, लेकिन वह कुछ मांग सकता है। चेने की योजना बहुत स्पष्ट है। वह सब कुछ खत्म करना चाहता है जो एशेल करना चाहता है, इसलिए वह अपने पिता से कहता है कि वह कुछ विशेष चाहता है। इसमें पूछा गया कि क्या वह सचमुच युद्ध की अग्रिम पंक्ति में जाना चाहता है। वह हाँ कहता है और निश्चित है, लेकिन वह जानना चाहता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे पता नहीं है कि वह जगह कितनी डरावनी है। यह राक्षसों राक्षसों और प्राणियों से भरा है। पुराने साम्राज्य के पश्चिम में एक जगह है जिसे महाद्वीप की अग्रिम पंक्ति के रूप में जाना जाता है। एक युद्ध क्षेत्र जहां 100 वर्षों से राक्षस सेना के खिलाफ अंतहीन युद्ध चल रहा है। इस कारण उनके पिता, जो पहले तो झिझक रहे थे, ने एक शर्त रखी। उस स्थान पर जाने के लिए उसे पर्याप्त रूप से योग्य होना पड़ सकता है, लेकिन चेन को ठीक से पता नहीं था कि उसका क्या मतलब है। लेकिन एक बात निश्चित है, उसे जितनी जल्दी हो सके मजबूत और तेज होना होगा। सौभाग्य से उसके पास अभी भी प्रतिगमन से पहले का सारा युद्ध ज्ञान है और वह अपने भीतर थोड़ी शैतानी शक्ति महसूस कर सकता है। इसलिए उसे बस प्रशिक्षित करना होगा और अंततः वह इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। अचानक दरवाजा खुलता है और कोई उसका नाम चिल्लाता है। अपने कूल्हे पर हाथ रखकर वह अपनी बड़ी बहन एलिज को पहचानता है। स्वागत। वह उसे कॉलर से पकड़ लेती है और नौकरानी पूछती है कि वह कहाँ थी, जबकि वह चेयने से पूछ रही थी कि क्या वह पागल है। उसने सुना कि उसने अपने पिता से अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए कहा था, जबकि चेन उससे उसे जाने देने की विनती कर रही थी। एलिज उसे जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि वह क्रैंट्स को पीटने के लिए बहुत अहंकारी हो रहा है, और वह उसके चेहरे पर चिल्लाकर उसे अब छत पर जाने के लिए कहती है। महल के बाहर दोनों एक पुल पर हैं और एलिस का कहना है कि यह तब शुरू होगा जब वह तलवार को छुएगा। फिर उसे बस 3 मिनट तक विरोध करना होगा और वह उसे अग्रिम पंक्ति में जाने की अनुमति देगी। चे ने जानना चाहती है कि वास्तव में उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है। एलिज ने उसे अनदेखा कर दिया और कहा कि उसका एक प्रश्न है। चूंकि वह किसी भी तरह से परिवार में सफल होने की योजना बना रहा है, चेन हैरान है, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले कि वह उत्तर दे सके, एलिस ने उसे अपनी तलवार निकालने के लिए कहा, जबकि चेन को लगता है कि वह मुश्किल से ही पीछे लौटा है और उसे पहले ही 2 बार लड़ना पड़ रहा है। बिना कुछ कहे एलिस इसके लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसने तलवार को छू लिया था, जो न जाने क्यों उसे डरा देती है। वह उसके प्रहार का बचाव करने में सफल हो जाता है और उसे संदेह है कि वह उसे रोकने में कामयाब रहा, जबकि चेन को डर है कि वह वास्तव में अपने 7 साल छोटे भाई के खिलाफ जा रही है। वह शालीनता और सुंदरता के साथ पीछे हट जाती है, जबकि यह सोचती है कि उसके लिए उस पतली रैपियर से उसकी वोंग तलवार को रोकना असंभव है। वह पहले से ही यह सोचकर अपने दांत पीस रहा है कि यह उसकी किस्मत है। वह कहती है कि वह जाहिरा तौर पर जितना उसने सोचा था उससे बेहतर है। चेन को एहसास होता है कि वह अब मुसीबत में है और वह इसके लिए कट का क्रम चलाती है, जिससे चेन के लिए बचना मुश्किल है। वह एक ऊर्ध्वाधर हमले की तैयारी के लिए कूदती है। चेन एक कंधे की तरफ का बचाव करने में सफल होती है। उसका ब्लेड उसके पास से फिसल जाता है और सीधे उसकी गर्दन पर जा लगता है। एलिस चौंक गई और चेन को एहसास हुआ कि उसने कुछ बेवकूफी की है। वह अपना हाथ घुमाता है और वे दोनों पीछे हट जाते हैं। खंभे पर खड़े होकर वह सोचता है कि यह खतरनाक होता। अगर तलवार चल जाती तो अभी मार डालता। उसने हत्या की जो तकनीकें सीखीं, वे सभी तुरंत मौत के लिए हैं। वह नहीं जानता कि किसी को मारे बिना कैसे लड़ना है, लेकिन वह इसे 3 मिनट तक जारी रखना चाहती है।
यह उसके लिए खतरनाक होगा। शायद वह ब्लेड में मैना डाल सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा पहले से ही खत्म हो रही है। अचानक एलिस ने झप करना शुरू कर दिया और पृथ्वी और हवा से उसकी तलवार बनने के लिए कहा। चेने ने तुरंत इसे 6 सितारा जादू के रूप में पहचान लिया। एलिस का ब्लेड पानी के ब्लेड के सक्रिय होने से चमकने लगता है। चेने अब रो रही है, वह सचमुच मुझे मारना चाहती है। यह कोई परीक्षण नहीं था। एलिस खुद से दोहराती रहती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकती। दीवार के कोने पर शियोन की समस्या यह है कि यदि वह उसके हमले को प्रतिबिंबित करता है तो या तो वह उसे मार डालेगा या उसे फेंक देगा। यदि ऐसा है तो वह उसकी ओर लपकता है। वह प्रकाश की किरण छोड़ते हुए अपनी तलवार उठाती है। वह झिझक बंद करने और पहले ही बाहर आने के लिए कुछ मांग सकती है। जैसा कि एलिस प्रभाव से ठीक पहले झटका देने की तैयारी कर रहा है, एक शूरवीर उनके बीच प्रवेश करता है और कहता है कि बस। वह अपनी तलवार से एलिस के हमले को रोकता है और शियोन का कॉलर पकड़ लेता है। प्रभाव पूरे महल में गूंजता है और शूरवीर एलिस को घूर कर कहता है कि वह युवा लड़के के खिलाफ बहुत आगे निकल गई है। शियोन को राहत महसूस होती है कि वह इस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने बहुत देर कर दी। ब्लेड देखकर एलिस को होश आ जाता है। फिर वह दौड़ती है और शियोन को गले लगाते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसने नियंत्रण खो दिया है। वह उसके कंधे पर रोते हुए कहती है कि वह नहीं चाहती थी कि वह अग्रिम पंक्ति में जाए, क्योंकि वह बहुत चिंतित होगी। उसे गले लगाते हुए शियोन को लगता है कि वह वास्तव में गैरिन है, एक व्यक्ति जो एसग्रेड स्कूलों में से एक में पढ़ता था और सबसे उच्च योग्य तलवारबाजों में से एक था। इसके अलावा उसका चेहरा सुंदर था और उसे देवता की बेटी के रूप में पहचाना जाता था। सभी ने सोचा कि वह ऐशो के साथ अगली व्यंजन रक्षक होगी। हालांकि नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उसका दुखद अंत हुआ। वह उसे गले लगाते हुए कहता है कि उसे उसकी याद आती है और इस समय वह उसकी रक्षा करेगा। एलिस ने शूरवीर से पूछा कि यदि वह ड्यूक का रक्षक है जो चला गया, तो वह यहाँ क्यों है। शूरवीर का कहना है कि वह यहाँ युवा स्वामी की रक्षा के लिए ड्यूक के आदेशों का पालन कर रहा है। शियोन सोचता है कि उसे इस आदमी की उपस्थिति का एहसास तब से हुआ जब उसने कार्यालय छोड़ दिया, क्योंकि वह गुस्से में था कि वह नहीं आया। बेहोश होते हुए उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके पिता ने छिपकर उसकी रक्षा करने का आदेश क्यों दिया। वह एलिस के कंधे पर अपनी चेतना नहीं खोता है, जो यह सोचकर मुस्कुराती है कि वह अभी भी एक बच्चा है। अगले दिन वह अकादमी लौट आई और अपने पिता को मेरे लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। वह केवल सहन शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर अधिकतम दबाव डाल सकता था। हालांकि बेचारी चीज लुप्त होती जा रही है। वह अधिकतम 10 पुशअप कर सकता है। अपने मांसल संस्करण को याद करते हुए वह सोचते हैं कि उन्हें कठोर उपायों की आवश्यकता होगी। अचानक एमिली कमरे में प्रवेश करती है और कहती है कि एलिस ने उसके लिए कुछ भेजा है। हालांकि वह कहती है कि यह बहुत बदबूदार है और पूछती है कि यह क्या है। एलिस द्वारा उस पर हमला करने के बाद शियोन ने माफी के उपहार के रूप में हेलहाउंड का खून मांगा। इसकी भयानक गंध और घिनौने रूप के कारण हर कोई इसे जहर समझता है, लेकिन वास्तव में इसमें इसे पीने वाले की सहनशक्ति को स्थायी रूप से बढ़ाने की शक्ति है। एमिली ने अपनी नाक भींचते हुए पूछा कि क्या वह सचमुच इसे पीने जा रहा है, और उसने हाँ कहा। एक बड़ा घूंट लेते हुए वह कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो एमिली का खाना खा सकता है, इसलिए यह ठीक है। उसे पहले से ही याद है कि उसने बैंगनी मशरूम का सूप बनाया था और वह कितना खराब था। उसने बर्तन को मेज पर पटक दिया और कहा कि यह स्वादिष्ट था। एक आभा बिखेर रहा था। एमिली को बुलाते हुए, जो जानना चाहती है कि क्या हुआ, वह लाल आंखों से पीछे देखता है और कहता है कि वह टहलने जा रहा है क्योंकि वह दवा का प्रभाव देखना चाहता है, और फिर महल छोड़ देता है। एक तरफ बताते हुए वह कहते हैं कि वह काफी समय से यहां आना चाह रहे थे। यह वह जगह थी जहां वह तब आया था जब वह अकेला रहना चाहता था। एक और दिन प्रकाश के देवता की ओर से उसके भाई एशेल को एक प्राचीन मंदिर के बारे में रहस्योद्घाटन हुआ जो उस स्थान पर था, और शियोन को बारे में संदेह था। जमीन पर झुकते हुए वह कहते हैं कि रहस्योद्घाटन के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। जमीन फट जाती है और लाल धुंध उभरने लगती है। जबकि शियोन कहता है कि वह क्या करने वाला है, एशेल ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
भूमिगत मार्ग को देखते हुए शियोन को आश्चर्य होता है कि क्या जाने का समय हो गया है। अंदर चलते हुए वह कहते हैं कि यह पहले से अलग है। यह स्थान प्रकाश के देवता का है जब तक कि वहां सब कुछ नष्ट नहीं हो गया। यह 300 साल पहले पवित्र युद्ध के दौरान हुआ था। शियोन का कहना है कि ऐसी जगह लगभग अविश्वसनीय है। वेदी पर वह एक चमकती हुई तलवार देखता है और उसे उस मंदिर के मालिक के रूप में पहचानता है। वर्ष 999 में मनुष्य अंततः वेल्हास के साम्राज्य से राक्षसों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। यह तब था जब उन्होंने भगवान के खजाने नामक कलाकृतियों की खोज की। कलाकृतियों में से एक पवित्र तलवार ड्रैंडार्क थी, जो मनुष्यों को राक्षसों के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित करती थी। वही तलवार जिसका उपयोग एशेल ने उस दुखद अंत में उसे मारने के लिए किया था। तलवार को घूरते हुए वह कल्पना करता है